हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसको हम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड PGT परीक्षा 2018 से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी MP साइड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम अलग अलग जो स्टेट में एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पत्र है, 1853 में हड़प्पा मोहरों की खोज करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कंगा लेके गए थे, इन्हें खोदा और इनको मिल गए सिक्के। तो 1853 में हड़प्पा मोहरों की खोज करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। 1875 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। इन्होंने सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, किस हड़प्पा साइट पर घोड़ों के दांत पाए गए हैं? तो जो घोड़े थे उनके दांत मिले हैं राणा गुंडई में। तो राणा के पास गया घोड़ा के दांत तोड़ दिए राणा ने, तो राणा गुंडई से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा साइट के राणा गुंडई स्थल से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के अन्य पुरा स्थल जैसे कि मोहनजोदड़ो के उत्तरी सतह से घोड़ों की मृण मूर्तियाँ, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियाँ और उनके दाएं चौगढ़ अर्थात जवड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चौगढ़ से। और गुजरात के सुरकोटदा से हड़प्पा स्थल से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं घोड़े की हड्डियाँ और दांत मिले हैं रन्नागुंडी से। नेक्स्ट आते हैं, मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा ने एक ही अनाज का उत्पादन किया था। इनके पास एक ही तरह के पालतू जानवर थे। हालांकि हड़प्पा के पालतू जानवरों में से कौन सा जानवर मेसोपोटामिया में नहीं पाया जाता? तो मेसोपोटामिया में हाथी नहीं थे, बल्कि बाघ, शेर, हिरण सब थे। लेकिन कौन नहीं था? हाथी नहीं था। हाथी से भारत में था, अर्थात हड़प्पा जोदाड़ो में था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में था। मेसोपोटामिया और हड़प्पा ने एक ही अनाज का उत्पादन किया है। उनके पास एक ही प्रकार के पालतू जानवर भी थे। हालांकि हड़प्पा के पालतू जानवरों में हाथी जानवर मेसोपोटामिया में नहीं पाया जाता। मेसोपोटामिया में बड़ी संख्या में सिंधु की मोहरें मिली हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच संभावित व्यापार के संकेत देती है। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी के समकालीन मेसोपोटामियन ग्रंथ में कौन से 2 मध्यवर्ती स्टेशन पाए जाते हैं? तो मेसोपोटामिया और सिंधु के समकालीन जो मध्यवर्ती स्टेशन हैं उनका नाम है दिलमुन और मकन। सिंधु घाटी के समकालीन मेसोपोटामिया ग्रंथ के अनुसार 2350 ईसा पूर्व के आसपास मेलुहा अर्थात सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम के साथ व्यापार संबंधों के संकेत मिलते हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में दिलमुन और मकान नामक 2 मध्यवर्ती व्यापारिक स्टेशन का उल्लेख मिलता है, जो मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच स्थित थे। दिलमुन संभवतः फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मगध साम्राज्य की सफलता के कारण में निम्नलिखित में कौन सा कारण है बताइए? तो इसमें मुख्यतः लोहे का योगदान रहा है। मगध साम्राज्य की सफलता में लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खानें व्याप्त थीं। खनन से प्राप्त लोहे से मजबूत उपकरण और हथियार बनाए जाते थे। इस काल में हल के फाल में लोहे का प्रयोग किया जाता था, जिसके फलस्वरूप लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था, जिसकी वजह से फसलों की उपज में वृद्धि हुई। नेक्स्ट आते हैं, ऋग्वैदिक पाठ में आयश नाम से किस धातु कर्म को अंकित किया गया है? तो आयश का प्रयोग किया जाता था तांबे के लिए। ऋग्वेद पाठ में आयश का नाम, जो आयश नाम है, यह तांबा धातु कर्म को अंकित करता है। उत्तर वैदिक काल में आयश शब्द में भिन्नता देखने को मिलती है। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम आयश का प्रयोग किया गया है और ऋग्वेद में आयश शब्द का प्रयोग तांबा या कांस्य के लिए किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं, कौशल के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कौशल की प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल राज्य 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी कौशल राज्य, इसकी प्रारंभिक राजधानी थी श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल राज्य, इसकी राजधानी थी कुशावती। रामायण काल में राजधानी साकेत और अयोध्या थी। नेक्स्ट आते हैं, कर्म मार्ग की सिफारिश करने के लिए जाने जाते हैं। तो कर्म मार्ग की सिफारिश की है भगवान श्री कृष्ण ने।
कर्म मार्ग की सिफारिश श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को सभी परिस्थितियों से निष्काम काम करने की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट आते हैं, कौन से वेदों में आर्यवर्ण और 10 राजाओं का उल्लेख मिला है? तो जो आर्यवर्ण है और 10 राजा है, इसका वर्णन मिलता है हमें ऋग में। किस मिलता है? ऋग में मिलता है। ऋग्वेद में आर्यवर्ण और 10 राजन का उल्लेख है। 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के सप्तम मंडल में है। इस युद्ध में पुरु नामक राजा के नेतृत्व में 10 आर्य राजा जो विभिन्न कबीले के थे तथा त्रिशु भरत जन के राजा सुदास के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी के लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा खेल ज्ञात था? तो वो टेराकोटा के खिलौने जानते थे। सिंधु घाटी के लोगों को टेराकोटा के खिलौने, पक्की मिट्टी के खिलौने, गाड़ी का खेल ज्ञात था। सिंधु घाटी के लोगों में कलाकार एवं शिल्पकार अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे। इनमें धातु का ढलाव, पत्थरों की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना, इनमें रंगना, जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा के खिलौनों का निर्माण मुख्यतः किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार पहली बोथरा का अर्थ क्या है? तो पहली बोथरा यह द्वार के साथ एक शहर का संबंध है। पहली बोथरा का संबंध किससे है? द्वार के साथ एक शहर का संबंध है। मेगास्थनीज के अनुसार पहली बोथरा का अर्थ द्वार के साथ एक शहर है। मेगास्थनीज के अनुसार हिंदुस्तानियों के कितने सारे शहर हैं उनकी गिनती नहीं की जा सकती। वे काठ के बने हैं या ईंटों से बने हैं। भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह है पहली बोथरा। मौर्य राजवंश के 5 चिन्हित एवं चांदी के सिक्कों पर कौन सी प्रतीक मौजूद हैं? तो मौर्य राजवंश के 5 चिन्हित एवं जो चांदी के सिक्के हैं उन पर मुख्यतः पाई जाती है मोर और अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। मौर्य राजवंश में 5 चिन्हित एवं चांदी के सिक्कों पर मोर एवं अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के चिन्ह पाए जाते हैं। 5 चिन्हित एवं आहार सिक्कों पर प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश के प्रतीक में मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई है। तो पता चलता है कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। आहत सिक्कों पर मछली, पेड़, मोर, बैल, शंख, यज्ञवेदी और ज्यामिति चित्र आदि उत्कीर्ण मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा की मोहर आमतौर पर मुलायम पत्थर से बनी होती थी। इसे कहा जाता था ये सिटीटाइट। क्या कहा जाता? सिटीसाइट कहा जाता था। सिटीटाइट। हड़प्पा की मोहर आमतौर पर सैलखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई मोहर पर सामान्य रूप से जानवरों के चिन्ह होते थे। इसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण थे जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट आते हैं, अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों से सीधे बात करने वाले पहले भारतीय शासक का नाम क्या है? अशोक है। सम्राट अशोक अपने शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा से सीधे बात करने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने अपने अधिकारियों प्रजाओं के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट आते हैं, अष्टांग संग्रह दवा के 8 वर्गों का सारांश का उल्लेख मिलता है इत्सिंग के द्वारा। इत्सिंग मतलब सिरिंज में अष्टांग दवाएं बताई गई हैं ना, तो अष्टांग समग्र जो दवाओं के 8 वर्ग बताए गए हैं वो इत्सिंग के द्वारा बताए गए हैं। अष्टांग संग्रह दवा के 8 वर्गों का सारांश का उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने किया है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ में भागवत की लिखित हुई अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय एवं चिकित्सा का हृदय एक अत्यंत विस्तृत आयुर्वेदिक चिकित्सीय ग्रंथ है जो कि 600 ईस्वी के लगभग की रचना है। नेक्स्ट आता है, पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? तो 5 सिद्धांत बताए हैं बारहमहिर ने। तो पंच सिद्धांतिका बारहमहिर के द्वारा लिखी गई है। बारहमहिर चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में निवास करते थे। इन्होंने 505 में लिखित अपने ग्रंथ में पंच सिद्धांतिका में 5 ज्योतिष ग्रंथों की जानकारी दी है जो उनके समय में प्रामाणिक माने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नैतिक कोड को लोकप्रिय बनाने के लिए 5 साल में रॉक एडिट कार्यालय स्थानांतरित होता है। तो इसका स्थानांतरण होता है रॉक एडिट तृतीय में।
मौर्य सम्राट अशोक के नैतिक कोडों को लोकप्रिय बनाने के लिए 5 साल में रॉक एडिट तृतीय कार्यालय में स्थानांतरित किया गया। सम्राट अशोक ने अपने तृतीय अभिलेख में राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष युक्ता राजकू एवं प्रदेशकों को प्रति 5वें वर्ष राज का दौरा अनुसंधान करने, जबकि उज्जैनी एवं तक्षशिला में प्रति 3 वर्ष एवं धर्मानुसार को प्रजा में प्रसारित करने का आदेश दिया है। धर्म अनुशासन को प्रजा में प्रसारित करने का आदेश दिया है। किसमें? जो उनका शिलालेख तीसरा है, इसमें कहा गया है। नेक्स्ट आती है हड़प्पा के पुरुषों छवि के निचले परिधान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पुरुषों की जो छवि थी उसमें जो निचला परिधान था उसको कहा जाता है धोती। क्या कहा गया है? इनको धोती कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं हड़प्पा के पुरुष छवि, जो पुरुष मूर्ति है उसके नीचे परिधान के लिए धोती का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष और स्त्रियां धोती एवं शॉल जैसे 2 अलग अलग कपड़े पहनती थीं। शॉल दाएं कंधे के नीचे से लाकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। नेक्स्ट आती है किस साहित्य ने सरकार द्वारा शराब के निर्माण पर सलाह दी है? तो शराब के निर्माण पर सलाह दी गई है अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सरकार को शराब का निर्माण करने की सलाह दी है। इसमें बिहार यात्रा अर्थात मृगया शिकार, समाज, सुरापान, मांस भक्षण, मल्ल युद्ध, प्रवहन, विवाह से संबंधित सामूहिक समारोह जिसमें खान पीन की चीज़ों का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था उल्लेख किया गया है। इसमें जनता सामूहिक मनोरंजन करती थी। नेक्स्ट है एक बुद्ध समाधि के टीले को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध समाधि के टीले को कहा जाता है स्तूप। बौद्ध समाधि के टीले को स्तूप कहा जाता है। बुद्ध साहित्य में स्तूप शब्द का प्रयोग मृतदेह के भस्मावशेष के ऊपर निर्मित समाधि के अर्थ में होता है। कालांतर में स्तूप शब्द बुद्ध एवं उनके प्रमुख अनुयायियों के जीवन में किसी घटना विशेष से संबंधित स्थान, उनकी स्मृति को जीवित रखने के उद्देश्य से स्मारक के रूप में निर्मित किया जाने लगा है। नेक्स्ट आते हैं बिंदुसार को इस रूप में जाना जाता है। जो बिंदुसार हैं इनको जाना जाता है अमित्रोचेटस कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्रोचेटस के रूप में जाना जाता है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की मृत्यु उपरांत उनका पुत्र बिंदुसार राजा बना, जिसने 25 वर्ष तक शासन किया। इसने अमित्रघात और शत्रु संहारी की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट आते हैं ऋग्वेद काल में इस्तेमाल की जाने वाली सोने की मोहर का नाम क्या था? तो इसे कहा जाता था निष्क। ऋग्वैदिक काल में इस्तेमाल की जाने वाली सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था। ऋग्वेद में व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख मिलता है, जो निश्चित ही मूल्य या विनिमय की इकाई थी। लेकिन निष्क नियमित स्वर्ण मुद्रा नहीं थी, यह मात्र एक स्वर्ण आभूषण था जो विनिमय के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं किस साम्राज्य ने ऋग्वेद के दौरान गलाने की प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया को गुप्त रखने की कोशिश की है? तो ये की गई है हिती साम्राज्य ने। हिती ने कहा था कि मतलब इतने सबके हित में ही गलाने वाली पद्धति, लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं। तो हिती साम्राज्य ने गलाने की जो प्रौद्योगिकी की तकनीक थी उसको गुप्त रखने की कोशिश की थी। हिती साम्राज्य ने ऋग्वेद के दौरान गलाने की प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया को गुप्त रखने की कोशिश की। हिती साम्राज्य ने विश्व में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग किया। लगभग 1800 से 1200 ईसा पूर्व में हिती साम्राज्य एशिया माइनर में था, किंतु जब इस साम्राज्य का विभाजन हुआ तो विश्व के अन्य भागों में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया। वैदिक साहित्य एवं यूनानी साहित्य में भारत में लोहे का प्रयोग का भी संकेत मिलता है। नेक्स्ट आता है मौर्य साम्राज्य में 7 डिवीज़न के बारे में कौन बताता है? तो मौर्य काल में जो 7 डिवीज़न हैं उनके बारे में मेगास्थनीज बताते हैं। मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। इनके अनुसार मौर्य समाज निम्न प्रकार है। पहला दार्शनिक, कृषक, पशुपालक एवं शिकारी, चौथा कारीगर, शिल्पी एवं व्यापारी, पांचवा योद्धा एवं सैनिक, छठवें में आता है निरीक्षक अर्थात गुप्तचर, और 7वें में आते हैं सभासद और परिषद मंत्री। नेक्स्ट आते हैं गोल्डन भ्रूण के रूप में जाना जाता है। गोल्डन भ्रूण के रूप में जाना जाता है हिरण्यगर्भ। गोल्डन भ्रूण को हिरण्यगर्भ के रूप में जाना जाता है। इसका वर्णन डी.डी. कोसाम्बी ने पुराणों
में संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया है, जिसे हिरण्यगर्भ, स्वर्णगर्भ, गोल्डन गर्भ के समारोह के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा छोटे सरदार और राजा उच्च जाति का दर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है, जैसा ही गौतम स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, वह कथन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखा गया है? ये सब लिखा गया होगा ललिता विस्तार में। ललित विस्तार में इनका वर्णन किया गया है, विस्तार से इनकी जो लीलाएं थी उनका विस्तार किया गया है ललित विस्तार में। जैसे ही गौतम स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, यह कथन बुद्ध ग्रंथ ललित विस्तार से लिया गया है। इस ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि सिद्धार्थ शार्क युवक साथियों के साथ एक दिन कृषि ग्राम गए और खेती का कामकाज देखकर उद्यान भूमि में जम्बू वृक्ष के नीचे छाया में बैठे थे। नेक्स्ट आते हैं, सांची स्तूप का मूल व्यास कितना है? जो सांची का स्तूप है, इसका मूल विस्तार है 120 फीट व्यास। कितना है? 120 फीट का व्यास है। सांची स्तूप का मूल व्यास 120 फीट तथा 36.60 मीटर, इसकी ऊंचाई 54 फीट है। और सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर 3 स्तूप प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है, लुम्बिनी में एक स्तंभ बनाया गया है जहाँ लिखा है यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्तंभ को किसने बनवाया था? तो इसको सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। लुम्बिनी में एक स्तंभ बनाया गया है जिस पर लिखा है यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यह स्तंभ को सम्राट अशोक ने बनवाया है। इस स्तंभ का नाम रुमनदेई लघु स्तंभ लेख है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र का वर्णन लंबा लेख संकीर्ण शहर के रूप में किया है? तो ये हो जाएंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र एक लंबा किंतु संकीर्ण शहर के रूप में स्थित है, जो कि गंगा नदी के किनारे 9 मील तक फैला हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, फारसी दूतावास पाया गया है। तो फारसी दूतावास हमें मिलता है अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफा संख्या 1 में फारसी दूतावास का चित्र पाया गया है। इस गुफा की खोज सन 1819 में मद्रास रेजिमेंट के जॉन स्मिथ नामक यूरोपीय सैनिक ने की थी। जॉन फर्गुशियन नामक कालवेद ने सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की यात्रा की थी। नेक्स्ट आते हैं, एक शब्द जो राजाओं की नदियों के लिए प्रतिस्थापित किया गया है, तो वो हो जाएगा राजतरंगिणी, राजाओं की नदी। राजतरंगिणी ग्रंथ का लेखक कल्हण है। राजतरंगिणी संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ है। राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में कश्मीर राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। आधुनिक दिल्ली की स्थापना किसने की थी? दिल्ली का है, इसकी स्थापना की गई थी अनंतपाल के द्वारा। आधुनिक दिल्ली की स्थापना अनंतपाल द्वारा की गई थी 1052 में। अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि मध्य युग में तोमर द्वारा स्थापित दिल्ली के पहले शहर का नाम दिल्ली या ढिल्ली का था। नेक्स्ट आते हैं, किस पास को अक्सर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये हो जाएगा खैबर दर्रा। इसको या खैबर पास, इसको क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। खैबर दर्रा या पास को प्राचीन समय में भारत के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। खैबर पास उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा एवं अफगानिस्तान के कबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्राचीन या प्रसिद्ध दर्रा है। नेक्स्ट आते हैं, रामानुज के आध्यात्मिक शिक्षक कौन थे? जो रामानुज हैं, इनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं यादव प्रकाश। तो रामानुज को एक प्रकाश दिखा, वो था यादवों का, तो यादव मतलब कृष्ण, तो यादव प्रकाश इनके आध्यात्मिक गुरु हैं। रामानुज या रामानुजाचार्य के आध्यात्मिक शिक्षक यादव प्रकाश थे। इन्होंने अपने गुरु से वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी। ये पूर्व मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के सर्वप्रथम प्रणेता थे। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद या श्री संप्रदाय के संस्थापक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इल्तुतमिश को हिंदुस्तान के सुल्तान का खिताब किसने दिया था? तो ये इनको प्राप्त हुआ है बगदाद के अब्बासिद खालिद अल मुतशिर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं, इल्तुतमिश को 1229 में बगदाद के खलीफा अब्बासिद खलीफ अल मुतशिर ने हिंदुस्तान के सुल्तान एवं अमीर ए मोमिन की उपाधि प्रदान की है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक एवं संप्रभुता संपन्न सुल्तान माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, 1225-26 शताब्दी में इल्तुतमिश द्वारा दक्षिणी बिहार में
राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दक्षिणी बिहार में राज्यपाल के रूप में इन्होंने मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। वहाँ पे जानी बिहार में राज्यपाल बनाए गए थे। हैं 1225-26 में इल्तुतमिश द्वारा दक्षिण के राज्यपाल के रूप में मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया गया था, परंतु कुछ समय पश्चात जियाउद्दीन ने मलिक जानी को बिहार से बाहर निकाल दिया और दिल्ली राज्य के आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया। संभावित जीत जो एक निर्णायक हार में परिवर्तित हो गई थी, यह कथन निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई का संकेत देती है? तो संभावित जीत जो एक निर्णायक हार में परिवर्तित हो गई थी, ये कथन कन्नौज की लड़ाई से संबंधित है। संभावित जीत जो एक निर्णायक हार में परिवर्तित हो गई थी, यह कथन कन्नौज की लड़ाई या विलग्राम के युद्ध 17 मई 1540 के बारे में कहा जाता है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध मुगल युद्ध नीति का ही प्रयोग किया था और सफल हुई थी। अंत में मुगल सेना के पैर उखाड़ दिए गए और बाहर खदेड़ दिया गया। यह लड़ाई निर्णायक साबित हुई, जिसके बाद शेरशाह ने सरलता से आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार उसने मुगलों से उत्तर भारत की सत्ता छीन ली थी। नेक्स्ट आते हैं, किस शासक को प्राची प्रदीप या पूर्व की रोशनी, तो प्राची प्रदीप के नाम से वर्णित किया जाता है? इसका नाम है इंद्रपाल। तो इंद्र अपना पाल लेकर आ रहे हैं, कहाँ से? पूर्व से। तो प्राची प्रदीप के नाम से जाने जाते हैं इंद्रपाल। पाल वंश के शासक हैं इंद्रपाल। इनको प्राची प्रदीप या पूर्व की रोशनी या व्याकरण पाद अर्थात पैर या वाक्य मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल 960 से 990 तक माना जाता है। इनका शासन क्षेत्र कामरूप साम्राज्य का था। तो कामरूप मतलब पूर्व में स्थित है भारत के। नेक्स्ट आते हैं, आधुनिक किले एवं अजमेर के आधुनिक शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो इनका नाम है राजा अजय सिंह। तो अजमेर इन्हीं के नाम पे पड़ा है। तो राजा अजय देव के द्वारा अजमेर के आधुनिक शहर का निर्माण करवाया गया था। आधुनिक किले और जो अजमेर के आधुनिक शहर है, इसका निर्माण राजा अजय देव ने करवाया है। अजमेर अजय मेरू को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। राजा अजय देव अजय राज के शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का शासनकाल माना जाता है। इन्होंने अजमेर में एक विशाल टकसाल गृह की स्थापना भी कराई थी। नेक्स्ट आते हैं, अल-बरूनी के अनुसार सोम मंदिर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? जो सोमनाथ की मूर्ति है, सोम मंदिर है, इनकी मूर्ति ठोस सोने से बनी थी, इसलिए इनका नाम क्या है? सोमनाथ है। तो सोने से मूर्ति बनी थी। अल-बरूनी ने इसका वर्णन किया है। अल-बरूनी के अनुसार सोमनाथ की मूर्ति का निर्माण ठोस सोने से किया गया था। इस मंदिर में हजारों प्रकार के हीरे जवाहरात से शिवलिंग की छत्र बना हुआ था। स्वयं शिवलिंग अधर में बिना किसी सहारे टिका हुआ था। इसे 200 मन की सोने की जंजीरों से इसका 1 घंटा बजाया जाता था। लगभग 1000 पुजारी देवताओं की पूजा में संलग्न रहते थे। सोमनाथ का शिव मंदिर अद्वितीय था। 1025 में मोहम्मद गजनवी एक विशाल सेना के साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट आते हैं, किसने कहा था कि महमूद मिशनरी नहीं थे, परिवर्तन उनका धैर्य नहीं था? ये कहा है हबीब ने। तो उन्होंने कहा था, वाह 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 हबीबी, महमूद मिशनरी नहीं था, परिवर्तन इसका धैर्य नहीं था, ये कहा है हबीब ने। तो प्रोफेसर हबीब का कहना है कि महमूद मिशनरी नहीं था, परिवर्तन इसका धैर्य नहीं था। महमूद गजनवी मुस्लिम इतिहास का एक महान शासक था। मुस्लिम इतिहास में सुल्तान कहलाने योग्य यह प्रथम शासक था। यह अपने समकालीन व्यक्तियों से वह चरित्र बल में नहीं बल्कि योग्यता के कारण ही इतना उच्च पद प्राप्त कर सकता था। उसकी विजय, उसकी साम्राज्य की शांति समृद्धि, उसकी सांस्कृतिक प्रगति और उसके प्रयत्नों के द्वारा इस्लाम की प्रतिष्ठा का विस्तार उसे एक महान शासक का स्थान प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है, गजनी के महमूद का विरोध करने वाले शासक का नाम जब वह आगे बढ़ रहा था। तो गजनी के महमूद का विरोध करने वाले शासक जब वो आगे बढ़ रहा था, तो इसमें आते हैं कुक्कल द्वितीय, जिन्होंने इनका महमूद गजनी का विरोध किया था। तो महमूद की या गजनी के महमूद का
विरोध करने वाले शासक में नाम आता है कुक्कल द्वितीय का। इन्होंने बोला रुको 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 रुको, तो 2 बार बोला था रुको रुको, तो कुक्कल द्वितीय ने जो कलचुरी वंश है इनकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि करके अपने शासक चुने जाने का औचित्य प्रमाणित भी किया था, रोककर महमूद को। नेक्स्ट आते हैं, खुतवा में बाबर का नाम कब सम्मिलित किया गया था? तो खुतवा में बाबर का नाम उल्लेखित किया गया है 27 अप्रैल 1526 को, पानीपत की लड़ाई के बाद। खुतवा में बाबर का नाम 27 अप्रैल 1526 को सम्मिलित किया गया। इस दिन बाबर ने अपने को पातशाह घोषित किया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। शेरशाह द्वारा सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया था? तो शेरशाह ने अपना उत्तराधिकार चुना था आदिल खां को, मतलब इसके दिल से निकला था, तो आदिल खां शेरशाह द्वारा सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपने बड़े पुत्र आदिल खां को नामित किया था, किंतु शेरशाह की मृत्यु के पश्चात अमीरों ने सर्वसम्मति से जलाल खां अर्थात इस्लाम खां शूरी को उत्तराधिकारी चुन लिया। नेक्स्ट आते हैं, मुस्लिम इतिहास द्वारा किससे 1000 दीनारी के नाम से कहा जाता है? तो 1000 दीनारी बुलाया जाता है मलिक काफूर को। मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा मलिक काफूर को 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में जब अलाउद्दीन खिलजी था तब इसको खरीदा गया था 1000 दीनार में। तो गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा जाता था और ये अलाउद्दीन खिलजी का वजीर था। निम्नलिखित में से किस राजा ने सिकंदर ए सानी का शीर्षक अपनाया था? सिकंदर ए सानी का शीर्षक अपनाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 में सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था और संपूर्ण विश्व को जीतने की इच्छा रखता था। नेक्स्ट आते हैं, किसने यह वर्णन किया है कि वह सुल्तान के चरणों में गिर गया और सुल्तान ने उसे बेटे के रूप में मानते हुए उसे गले लगा लिया, उनकी आंखों और गले को चूमा। उसने अपने चाचा के प्यार पर संदेह करने के लिए झिझक दी। तो इसका संबंध है किससे? बर्नी ने इसका उल्लेख किया है। जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन किया है कि वह सुल्तान के चरणों में गिर गया। सुल्तान ने उसे अपने बेटे के रूप में मानते हुए उसे गले लगा लिया, जिसकी आंख और गले को चूमा और उसने अपने चाचा के प्यार पर संदेह करने के लिए झिझक दी, झिड़क दी। नेक्स्ट आते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदांत द्वारा कितने तरीकों का सुझाव दिया गया है? तो यदि मोक्ष चाहिए है तो वेदांत देते हैं मुख्यतः 3 तरीकों का वर्णन। कितने? 3 तरीकों का वर्णन दिया जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदांत द्वारा 3 तरीकों को सुझाया गया है। वेदांत साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद हैं, जिन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषद में मोक्ष पाने की 3 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। इसमें मुख्यतः श्रवण, मनन और नेक्स्ट आता है निध्यासन। श्रवण और मनन और तीसरा है निध्यासन से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने खुद को कहाँ ताज पहनाया था? तो इन्होंने कालूगढ़ी में खुद को ताज पहनाया था। 13 जुलाई 1290 को कैकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखरी अर्थात किलूगढ़ी के महल में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक या ताज पहना और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। नेक्स्ट आता है सिजदा और साष्टांग प्रणाम और पैवोज का अर्थ क्या है? तो ये पैरों को चूमने से संबंधित है। सिजदा या साष्टांग प्रणाम और पैवोज का अर्थ होता है पैरों को चूमना। दरबार के लिए बलबन ने सुल्तान के पद के अनुरूप नियम बनाए थे और उन्हें कठोरता से लागू किया था। इस क्षेत्र में उनका आदर ईरानी बादशाह थे और उन्होंने कई परंपराओं को अपने दरबार में प्रारंभ किया, जैसे कि सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पैवोस अर्थात सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर उनके चरणों को चूमना। उसने उच्च भयावर व्यक्ति को अपना अंगरक्षक बनाया जो कि सिंहासन के दोनों तरफ चमकती हुई नंगी तलवारें लेकर खड़े रहते थे। नेक्स्ट आते हैं, तूतिया हिंद कौन था? तो तूतिया हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तूतिया हिंद या तोताए हिंद कहा जाता है। इनका जन्म एट्टा के पटियाली गांव में 1253 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में नूर सिपेहर, देवल रानी खिजर खां, आशिका
किरात उद सादेन और तुगलकनामा इत्यादि प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट आते हैं जिल ए इलाही शब्द का अर्थ क्या है। तो जिल ए इलाही शब्द कहा जाता है भगवान की छाया से संबंधित है। जिल ए इलाही शब्द का अर्थ भगवान की छाया है। बलवन के राजत्व सिद्धांत के मूल तत्व निम्न हैं। राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियावत एक खुदाई है और मान मर्यादा की दृष्टि से वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। जिल्ले इलाही है और इसका हृदय देवीय प्रेरणा और क्रांति का भंडार है। नेक्स्ट आते हैं इस्लामिक दुनिया में सूफीवाद कब अधिक फैला था। तो सूफीवाद मुख्यतः 10वीं शताब्दी में फैला था। कब फैला है? 10 दिशाओं में फैल गया। तो सूफीवाद 10वीं शताब्दी में फैला था। इस्लामिक दुनिया में सूफीवाद 10वीं शताब्दी में फैला। सूफीवाद को इस्लाम की प्रमुख धारा में पुनः जोड़ने के प्रयास अबू सैयद अहमद बिन ईसा अल खराज मृत्यु इनकी हुई थी 899 ईस्वी में। इन्होंने फना के प्रभाव को कम करने के लिए बका अर्थात ईश्वर में अस्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आता है घोड़ों की ब्रांडिंग की व्यवस्था कब प्रारंभ की थी। तो इसको प्रारंभ किया गया था 1574 में। घोड़ों की ब्रांडिंग की व्यवस्था 1574 में की गई थी। अकबर ने अपने समय में सैनिकों की हुलिया लिखे जाने और घोड़ों हाथियों को दागने की प्रथा को प्रारंभ किया था। दाग महाली नाम का एक पृथक विभाग घोड़ों और हाथियों को दागने के लिए खोला गया था। प्रत्येक घोड़े पर एक शाही निशान और एक मनसबदार का निशान दागा जाता था। प्रत्येक मनसबदार का निशान अलग अलग कर दिया जाता था जिससे वे एक दूसरे के घोड़े में अदला बदली ना कर सकें। नेक्स्ट आते हैं सेना के किस हिस्से में हल्दी घाटी की लड़ाई की प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रमुख भूमिका घुड़सवार एवं हाथियों ने निभाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में सेना के घुड़सवार एवं हाथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हल्दी घाटी का युद्ध राजा मानसिंह और राणा प्रताप की क्रमशः 5000 और 3000 घुड़सवारी की सेना के मध्य 1576 में हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट आते हैं मानसिंह को काबुल से बिहार किस वर्ष स्थानांतरित कर दिया था। तो इनको 1587 में किया गया था। तो कहाँ पे थे ये मानसिंह? काबुल में थे, लेकिन काबुल से इनको लेकर आए थे बिहार। कब लाए थे? 87 में लाए थे, 5087 में। मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को काबुल से बिहार 1587 में सूबेदार के पद पर स्थानांतरित किया। मानसिंह ने बंगाल में अकबर नगर जो कि वर्तमान में राजमहल है और बिहार में मानपुर की स्थापना की थी। जहांगीर मानसिंह को बूढ़ा भेड़िया कहता था। नेक्स्ट आते हैं खासदार का अर्थ क्या होता है। खासदार ये व्यक्तिगत सहचर होते हैं, मतलब खास हैं हमारे, तो व्यक्तिगत संबंध होंगे ना, मतलब रिश्तेदार होंगे, तो व्यक्तिगत सहचर होते हैं खासदार। खासदार का अर्थ होता है व्यक्तिगत सहचर। खासदार सुल्तान के अस्त्र शस्त्र का प्रबंध करने वाले अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट आते हैं चकलस शब्द किसके शासनकाल से संबंधित है। चकलस का संबंध है शाहजहां से। कहाँ से? सारे जहां में स्थित है ना। चकलस का संबंध है शाहजहां से। चकलस या चकला शब्द मुगल काल में सरदार या परगने के बीच की इकाई को कहते थे जिसका प्रारंभ शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट आते हैं इबादत खाने की बैठक की क्षमता क्या थी। तो इबादत खाना है अकबर ने बनवाया था। इसकी बैठक थी 500। कितने लोग बैठ सकते थे? 500 लोग इसमें बैठ सकते थे। इबादत खाने की बैठक की क्षमता 500 थी। अकबर ने धार्मिक सिद्धांतों के विकास के लिए 1575 में इबादत खाने की स्थापना से प्रारंभ किया जो कि धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट आते हैं मुगल प्रशासन में हाथियों की कितनी श्रेणियां थी। तो मुगल प्रशासन में जो हाथी थे मुख्यतः 7 दिन की 7 श्रेणी में रखे गए थे। तो मुगल प्रशासन में हाथियों की 7 श्रेणियां होती थी। मुगलों के पास एक विशाल हाथी सेना थी। हाथी प्रमुखतः युद्ध करने के साथ साथ सामान ढोने का भी काम करते थे। नेक्स्ट आते हैं निजाम शाही साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो इनकी राजधानी थी खिरकी। क्या नाम था? खिरकी। तो इन्हें सपन लेते थे इनकी फिरकी। तो निजाम शाही साम्राज्य की राजधानी थी खिरकी। निजाम शाही साम्राज्य की नई राजधानी खिरकी थी। मलिक अंबर ने अहमदनगर की राजधानी को कई बार बदला था। इसने पहले परिंद के स्थान पर जुनार को राजधानी बनाया। उसके पश्चात इसने दौलताबाद को राजधानी बनाया। अंत में खिरकी को राजधानी बनाया जो कि भौगोलिक दृष्टि से बहुत सुरक्षित स्थान था। किसने बदला है इसको?
मलिक अंबर के द्वारा बदला गया है। नेक्स्ट आते हैं, किस राजा ने अली कुली शेवानी को खान ए ज़मान की उपाधि दी थी? तो इनका नाम है अकबर। अकबर ने कुली शेवानी को क्या दी थी? खान ए ज़मन की उपाधि दी थी अकबर के द्वारा। मुग़ल शासक अकबर ने अली कुली शेवानी को खान ए ज़मन की खिताब दिया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व अली कुली खान शेवानी कर रहे थे। इस सेना में हाथी और घुड़सवार सैनिक थे, जिन्हें हैमू की सेना की सैन्य तकनीकी को ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से अमीन अल मित्तल का खिताब किसने प्राप्त किया था? तो इसको गजनी के महमूद के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो बगदाद के खलीफा हैं अल कादिर बिल्लाह, इनसे अमीन अल मिल्लत का जो खिताब है वह गजनी के महमूद के द्वारा प्राप्त किया गया था। एक बार तो मिलो इन्होंने बोला, तो मिल्लत का खिताब इनको प्राप्त हुआ था। गजनी के महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने अमीन अल मिल्लत या अमीन उल मिल्लाह या यामीन उल दौल की उपाधि प्रदान की थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुस्लिम इतिहास में मोहम्मद गजनवी पहले सुल्तान बने, जिन्होंने स्वयं अपने सिक्कों पर अमीर महमूद अंकित कराया था। नेक्स्ट आते हैं, राग दर्पण का अर्थ क्या है? राग दर्पण का अर्थ है संगीत का दर्पण, राग का दर्पण। तो राग दर्पण का अर्थ है संगीत का दर्पण। राग दर्पण शब्द अर्थ संगीत का दर्पण है। सन 1665 में फखरुल्लाह ने औरंगज़ेब को समर्पित करने के लिए राग दर्पण की रचना की थी। राग दर्पण ग्रंथ मान कोतूहल नामक ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट आते हैं, फतेहपुर सीकरी की सभी इमारतों को डैश भाग में विभाजित किया गया था। तो इनको 2 भागों में विभाजित किया गया था। फतेहपुर सीकरी में निर्मित सभी इमारतों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहली धार्मिक इमारतों के अंतर्गत शेख अली चिश्ती का मकबरा, इबादत खाना, जामा मस्जिद थी, और दूसरे में गैर धार्मिक इमारतों के अंतर्गत जोधाबाई महल, पंचमहल, हवा महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट आते हैं, रज़्मनामा एक उल्लेखनीय पांडुलिपि थी। इसमें डैश का उल्लेख है, इसमें चित्रों का उल्लेख किया गया है। रज़्मनामा में क्या है? चित्रों का उल्लेख किया गया है। रज़्मनामा एक उल्लेखनीय पांडुलिपि थी जिसमें महाभारत हिंदू धर्म का सचित्र उल्लेख है। रज़्मनामा महाभारत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। यह अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर अबू अल हसन डैश के समय के दौरान रहते थे। तो ये जहांगीर के समय पे थे। तो उस्ताद मंसूर और अबू अल हसन ये जहांगीर के समय थे। प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबू अल हसन मुग़ल शासक जहांगीर के शासन के दौरान मुग़ल दरबार में रहते थे। इन्हें अबुल हसन को नादिर उल जमा एवं मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। तो इन्होंने अबुल हसन को क्या किया था? नादिर उल जमा की, और मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट आते हैं, मैंने अपने सभी प्रभुत्व में आचरण के शासकों दस्तूर अल अमल के रूप में 12 आदेश भी बनाए हैं। यह किसने कहा है? तो ये कहा गया था जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने कहा था, मैंने अपने सभी प्रभुत्वों के आचरण में शासक के लिए दस्तूर अल अमल के रूप में 12 आदेश ही बनाए हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-जहांगीरी में लिखा है कि मैंने साम्राज्य में 12 अध्यादेश जारी किए हैं। यह अध्यादेश दिए गए हैं कि उन्हें सभी जगह लागू किया जाए। उनकी 12 घोषणाओं को आईन-ए-जहांगीरी में लिखा गया है। आईन-ए-जहांगीरी भी कहा जाता है, और उसके अंतर्गत इन 12 अध्यादेशों को लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं, तारीख़-ए-अफ़गीना के लेखक या लेखिका कौन है? तो तारीख़-ए-अफ़गीना के लेखक माने जाते हैं अहमद याद। तो अफ़गानिस्तान गए थे, वहाँ पे तारीख कुछ अलग थी, तो हमें अभी तक याद है। अहमद यादगार के
द्वारा इसको लिखा गया है। अहमद यादगार ने तारीख ए अफगिना या तारीख ए सलातीन ए अफगिना या तारीख ए शाही की रचना की है। इस ग्रंथ में बहलोल लोधी से पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की मृत्यु तक का विवरण मिलता है। नेक्स्ट आता है शेषा। शेषा प्रशासन के तहत सिकदार ए शकदरान और सिकदार डैश के जिम्मेदार थे। ये दोनों ही कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते, मतलब आप इनको शिकायत करो वो कानून की व्यवस्था बताते हैं कि सिकदार ए शकदरान और शिकदार किसके लिए जिम्मेदार थे, कानून व्यवस्था के लिए। शेषा के प्रशासन के तहत सिकदार ए शिकदरान और शिकदार को कानून एवं व्यवस्था एवं शांति स्थापित करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। शिकदार ए शिकदरान सैनिक अधिकारी सरकार का सर्वोच्च पद था। यह सैन्य अधिकारी भी होता था और फौजदारी न्याय के मामले को भी देखता था। नेक्स्ट आते हैं शेषा का मकबरा मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में निर्मित सबसे खूबसूरत संरचना में से एक है। इसका निर्माण कहाँ किया गया है, तो इसका निर्माण सासाराम में किया गया है। शेषा का मकबरा मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में निर्मित सबसे खूबसूरत संरचना में से एक है। इसका निर्माण शेषा द्वारा सासाराम में कराया गया था। यह मकबरा अत्यंत प्रभावशाली आकर्षक है। इसका निर्माण झील के मध्य ऊंची कुर्सी देकर बनवाया गया है। नेक्स्ट आते हैं किसने पहली बार पादशाह या सम्राट पद ग्रहण किया है, तो ये हो जाएंगे बाबर। इनके द्वारा सबसे पहले पादशाह या सम्राट शीर्षक अपनाया गया था। बाबर ने पहली बार पादशाह या सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में परगना के एक छोटे से गाँव में हुआ था। बाबर को राज्य में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यह मुगल साम्राज्य का प्रथम संस्थापक था। वह मुगल वंश का प्रथम बादशाह था जिसने न केवल दिल्ली को अफगानों से छीनकर अपनी राजधानी बनाया बल्कि उसे मुगल शक्ति का केंद्र भी बनाया। नेक्स्ट आता है मुगल प्रशासन में चर्च धर्म संबंधी मामलों के मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे, तो चर्च या धर्म से संबंधित जो प्रमुख होते थे उन्हें कहा जाता था सद्र। सद्र सुदूर भी होते थे। मुगल प्रशासन में चर्च या धर्म संबंधी मामलों के प्रमुख न्यायाधीश सद्र या सद उस सुदूर होते थे। यह अलीमा या उलेमा का प्रथम प्रतिनिधि था। शरीयत एवं इस्लामी कानून के अमल और व्याख्या करने में मुगल बादशाह का प्रमुख सलाहकार भी होते थे। मुस्लिम विधि वेत्ताओं के अनुसार सद्र राजा एवं प्रजा के मध्य एक संपर्क की कड़ी का काम करते थे। यह न्याय विभाग के प्रधान होते थे। साम्राज्य के काजियों और मुफ्तियों की नियुक्ति करते थे। जब न्याय विभाग के प्रमुख की हैसियत से काम करते थे तो इन्हें काजी उल कुजात या मुख्य काजी कहा जाता था। लेकिन अपील की खराबी है या खबरी अदालत बादशाह स्वयं करता था, जो कि इसकी क्या देना है, कौन सा निर्णय सुनाना है, तो इसमें राजा स्वयं अपनी भूमिका निभाते थे। नेक्स्ट आते हैं एक प्रांत के वाइसराय को शाही आदेश द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसे तकनीकी रूप से क्या कहा जाता था, मतलब जो भी एक शाही आदेश से वाइसराय नियुक्त किया जाएगा उसे तकनीकी रूप से कहा जाएगा फरमान ए सवाती, मतलब फरमान पर सवार होकर आ रहा है। अबुल फजल के अनुसार मुगल प्रशासन में एक प्रांत के वाइसराय को शाही आदेश द्वारा नियुक्त किया जाता था, जिसे तकनीकी रूप से फरमान ए सवाती कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं पुर्तगाली ने गोवा के समृद्ध बंदरगाह को किस शासक से छीना था, तो इनको बीजापुर के शासक से छीना था। पुर्तगालियों ने गोवा के समृद्ध बंदरगाह को पुर्तगाली के द्वारा बीजापुर के शासक से छीना गया था। इनका बीज वहाँ से हटा दिया, हटाओ हटाओ हटाओ, और अपना पोत दिया बंदरगाह अपने रंग में। पुर्तगालियों ने गोवा के समृद्ध बंदरगाह को बीजापुर के शासक से छीना था। 1510 में पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और बाद में 1530 में गोवा भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की राजधानी बन गया। 1530 में 10 में छीना था, 20 साल बाद। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1731 में हुआ था। इसका व्यापार लगभग विशेष रूप से सीमित था, तो ये सिर्फ चीन तक ही सीमित रह गए थे। स्वीडिश अच्छी अच्छी डिश कहाँ मिलती हैं, चीनी की मिलती हैं। तो चाउमीन, पिज़्ज़ा नहीं, चाउमीन, मोमोज, ये चीन से आते हैं ना, तो अच्छी डिश। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1721 में स्थापित हुई थी और ये कहाँ सीमित रह गए, सिर्फ चीन में रह गए। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1731 में हुआ था। इनका व्यापार केवल चीन तक ही सीमित रहा था। नेक्स्ट आते हैं अवायना में 10 अंग्रेज एवं
9 जापानियों का क्रूर नरसंहार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1623 में। तो अवाना में 10 अंग्रेज और सिर्फ 9 जापानियों की क्रूर हत्या हो गई थी 1623 में। तो मतलब सोचो ना, इनने क्या बोले इसको, भयानक हो क्या बोला, क्रूर नरसंहार, मतलब इतने लोगों को मारना क्रूर नरसंहार था। लेकिन जब 1857 की क्रांति में इतने सारे लोगों को काटा गया था, वो कोई नरसंहार नहीं था, वो तो भैया ऐसे लड़ रहे थे हम तो, मतलब भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं है। अवाना में 10 अंग्रेज और 9 जापानियों का क्रूर नरसंहार 1623 में हुआ था। यह घटना इंडोनेशिया के अवमन द्वीप पर हुई थी और उस समय इस द्वीप पर डचों का अधिकार था। क्यों गए थे मना करने के बाद भी, तो अब माने नहीं तो उन्होंने काट दिया इनको 1623 में। जहांगीर ने सूरत में स्थायी कारखाने की स्थापना के लिए फरमान कब जारी किया था? तो इन्होंने फरमान जारी किया था 1613 में। तो उन्होंने बोला लो भैया 13 फरमान रखो। तो सूरत में स्थायी कारखाने स्थापित करने के लिए जहांगीर ने फरमान जारी किया था 1613 में। जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी कारखाने की स्थापना का फरमान 1613 में दिया था। थॉमस एल्डवर्थ के अनुसार सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं अंग्रेजी राष्ट्र के उनके सामान के लिए 2% के सामान्य शुल्क के अलावा 11/2 जजिया या राशधन लिया जाएगा, जिसकी जानकारी किए गए फरमान में यह शब्द था। तो ये जारी किया गया था किसके? औरंगज़ेब के द्वारा। औरंगज़ेब ने कहा था कि अंग्रेजी राष्ट्र के सामान के लिए 2% के सामान्य शुल्क के अलावा 11/2 जजिया और राशखन आदि वगैरह लिया जाएगा। तो ये औरंगज़ेब ने फरमान जारी किया था। अंग्रेज राष्ट्र के उनके सामान के लिए 2% के सामान्य शुल्क के अलावा 11/2 जजिया या राशधन लिया जाएगा। यह फरमान मुगल सम्राट औरंगज़ेब द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट आते हैं पुर्तगाली भारतीय चर्च का आयोजन किसके मार्गदर्शन में हुआ था? तो ये हुआ था सेंट फ्रांसिस जेवियर के नेतृत्व में। पुर्तगाली भारतीय चर्च का आयोजन सेंट फ्रांसिस जेवियर के मार्गदर्शन में हुआ था, मतलब मस्त जेवर वेवर पहन के आए थे। सेंट जेवियर पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय और पोप की सहायता से जेसुइस्ट मिशनरी बनकर 6 मार्च 1542 को भारत के गोवा में पहुंचे, जो कि पुर्तगाल के राजा के अधिकार में था। गोवा में मिशनरी कार्य करने के बाद वे मद्रास और त्रावणकोर चले गए। वहां मिशनरी कार्य करने के उपरांत वे 1545 में मलाया प्रायद्वीप में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए रवाना हो गए। मतलब भारत में प्रचार किया, फिर मद्रास में किया, त्रावणकोर में किया, फिर कहाँ चले गए? मलाया द्वीप चले गए। कब आए थे? 1542 में आए थे, 1545 में चले गए थे। नेक्स्ट आते हैं ईसा मसीह के रॉयल कैथोलिक समाज का वह सदस्य कौन था जिसने पश्चिमी भारत का दौरा किया था? तो उनका नाम था थॉमस स्टीफन। मतलब ये भारत का फैन बन गया था। तो ईसा मसीह के रॉयल कैथोलिक समाज का एक सदस्य था और जो भारत का भ्रमण करके गया था, पश्चिमी भारत का। ईसा मसीह के रॉयल कैथोलिक समाज का थॉमस स्टीफन एक ऐसा सदस्य था जिसने पश्चिमी भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट आते हैं राजा शिवाजी को मद्रास से दूर रखने का प्रयास किसने किया था? तो शिवाजी को मद्रास से दूर रखने का काम किया था स्टेशन मास्टर के द्वारा। स्टेशन मास्टर के द्वारा किया गया। मतलब इसको याद कर सकते हैं, स्टेशन मास्टर थे। तो मद्रास नहीं जाने देते, मतलब इनके स्टेशन पे गाड़ी नहीं रोकते थे। तो शिवाजी को मद्रास से दूर रखने का जो प्रयास है वो किसने किया था? स्टेशन मास्टर के द्वारा किया गया था। मतलब ये ऐसे स्टेशन मास्टर थे जो कि शिवाजी को मद्रास से दूर रखते हैं। राजा शिवाजी को मद्रास से दूर रखने का प्रयास मद्रास के गवर्नर सर स्टेशन मास्टर के द्वारा किया गया है। तो स्टेशन या स्टेशन मास्टर के द्वारा किया गया है। रिंग वार्ड या रिंग फेंस की नीति की अवधि कौन सी थी? तो ये थी 1765 से 1813 तक की रिंग फेंस की नीति। रिंग वार्ड या रिंग फेंस या घेरे की नीति की अवधि 1765 से 1813 के मध्य रही है। इलाहाबाद की संधि के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बढ़ते साम्राज्य की सुरक्षा करने और अपने चारों ओर एक मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। वॉरेन हेस्टिंग को विश्वास था कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमा की सुरक्षा करने से अपनी सीमाएं आशुण रहेंगी। वॉरेन हेस्टिंग की घेरे की नीति को वेलेज़ली की सहायक संधि की नीति ने और सुदृढ़ किया था।
नेक्स्ट आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे जब मुर्शिदाबाद से कलकत्ता तक खजाना स्थानांतरित किया गया था। तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता खजाना स्थानांतरित किया गया था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग के समय किया गया था। नेक्स्ट आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग जो 1773 से 1785 तक रहे हैं। इनके समय मुर्शिदाबाद से राजकोष या खजाने को कलकत्ता में स्थानांतरित किया गया था और 2 रेवेन्यू बोर्डों की स्थापना पर उसे कलकत्ता में केवल एक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं वित्त विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो वित्त विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। वित्त विधेयक लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में दी गई है। वित्त विधेयक में अनुच्छेद 112 में निर्दिष्ट विषय और कुछ अन्य विषयों में भी शामिल किया गया है। वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है, अतः प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की औपनिवेशिक संरचना के लिए अंतर्निहित अवसाद किसमें गठित किया है। तो इसको गठित किया गया था डेनियल थॉर्नर के द्वारा। तो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की औपनिवेशिक संरचना के अंतर्निहित अवसाद किसने गठित किए हैं। डेनियल थॉर्नर के द्वारा किया गया है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की औपनिवेशिक संरचना के लिए अंतर्निहित अवसाद डेनियल थॉर्नर ने गठित किया है। इनके अनुसार भारत की कृषिक आबादी को 3 स्तरों के अनुसार अब विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला मालिक, दूसरा किसान और तीसरे आते हैं मजदूर। नेक्स्ट आते हैं 1926 में बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन शुरू करने वाले नेता का नाम क्या है। तो इनका नाम है एम.एन. जोशी। 1926 में बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन शुरू करने वाले नेता का नाम है एन.एम. जोशी। इस संगठन के अध्यक्ष एन.एम. जोशी तथा इनके महासचिव आर.आर. वखाले थे। तो टेक्सटाइल है ना, टेक्सटाइल यूनियन का गठन किया है जोश के साथ 1926 में एन.एम. जोशी ने, और भैया उसका ख्याल भी रखा है तो महासचिव बनाया है आर.आर. वखाले को। नेक्स्ट आते हैं 19वीं शताब्दी में किस क्षेत्र को प्रमुख चावल निर्यातक के रूप में नामित किया गया है। तो चावल निर्यातक के रूप में जाना जाता है बंगाल को। 19वीं शताब्दी में बंगाल को मुख्य चावल निर्यातक के रूप में जाना गया है। बंगाल के अधिकांश कृषि योग्य भागों में प्रायः बिना सिंचाई के चावल की खेती की जाती थी। यहाँ चावल की प्रमुख 3 फसलें थीं, अमन, ओस और बोरो, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी अमन। नेक्स्ट आते हैं कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए भारत सरकार का पहला कानूनी अधिकारी कौन था। तो इनका नाम था भारत के अटॉर्नी जनरल। तो कानूनी सलाह देने के लिए भारत सरकार का पहला कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल होते हैं। भारत के वर्तमान कानूनी जनरल जो कि आर वेंकट रमन हैं, अक्टूबर 2022 से वर्तमान तक। नेक्स्ट आते हैं एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ का मामला किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है 356 से। एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ का मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 से जुड़ा हुआ है। एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद से केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 में व्यापक दुरुपयोग पर विराम लग गया। यह आदेश दिया गया था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अधिकतर शासक निर्माण एवं संसाधन गांव के भीतर बदल गया है। यह प्रणाली डैश अवधारणा से संबंधित है। तो यह जजमानी व्यवस्था के लिए जानी जाती है। अधिकांश शासक निर्माण एवं संसाधन गांव के भीतर बदल गया है। यह परिवर्तन जजमानी प्रणाली की अवधारणा है। भारतीय ग्रामों में विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के परस्पर संबंध जजमानी व्यवस्था से निर्धारित होते हैं। जजमानी व्यवस्था से समाज के विभिन्न अंगों में परंपरा के अनुसार श्रम विभाजन होता है तथा सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है। नेक्स्ट आते हैं किस चार्टर्ड अधिनियम ने भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया है। तो 1813 में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम ने
भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार को बनाए रखा। नेक्स्ट आते हैं 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के एकाधिकार के बाद बैंक गठित करने का नाम क्या है? तो गठित बैंक बनी थी, उसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के एकीकरण के बाद जो गठित किया गया बैंक था उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। विलय किए जाने वाले बैंक में आते हैं बैंक ऑफ कलकत्ता, 2 जून 1806 में हुआ था, जो 2 जनवरी 1809 में बैंक ऑफ बंगाल हो गया। 15 अप्रैल 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1 जुलाई 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। नेक्स्ट आते हैं, यदि संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक 108 को बुलाते हैं। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यदि संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता? तो ये अनुच्छेद है 21 जो कि जीवन की स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आते हैं, किस समूह ने उस्ताद शब्द का इस्तेमाल किया है? तो जो उस्ताद शब्द है इसका इस्तेमाल पूर्व भारतीय शहरी शिल्प प्रतिवेश के अंतर्गत किया गया है। पूर्व भारतीय शहरी शिल्प प्रतिवेश समूह ने उस्ताद शब्द का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट आते हैं, पारसी व्यापारी का नाम जिसने 1854 में मुंबई तब बॉम्बे में पहली सफल कपास मिल स्थापित की थी, तो इनका नाम है C.N. डावर। C.N. डावर ने, ये पारसी व्यापारी हैं जिन्होंने 1854 में मुंबई में एक सफल कपास मिल स्थापित की थी। पारसी व्यापारी कवासी नाना भाई डावर C.N. डावर द्वारा 1854 में मुंबई में पहली सफल कपास मिल स्थापित की गई। यह मिल 1856 में कार्य करना शुरू कर दिया था। इसका स्वामित्व पूर्णतः भारतीयों के हाथ में था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र के आधार वहाँ पर ना हो। यह किसने कहा था? ये कहा था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि भारतीय लोकतंत्र के आधार वहाँ पर ना हो। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट आते हैं, 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु के बाद झांसी की रानी के बारे में नीचे दिए गए शब्दों को किसने कहा था? यह वह महिला हैं जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष हैं। ये कहा था जनरल ह्यूरोज के द्वारा। 17 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि यह वह महिला हैं जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी, अर्थात भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई वीर गति को प्राप्त हुई महिला अकेली मर्द हैं। नेक्स्ट आते हैं, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस बहाने से अवध क्षेत्र पर कब्जा किया गया था? तो इन्होंने कुशासन के द्वारा अवध को प्राप्त किया था। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध क्षेत्र पर कब्जा किया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटा दिया गया और कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया कि वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना वीरे शालिंगम के द्वारा की गई थी।
1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना वीरेसालिंगम पोतलू के द्वारा की गई थी। इन्होंने जाति विरोधी आंदोलन शुरू किया। इन्हें आंध्र प्रदेश का राजा राम मोहन रॉय कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय आंध्र प्रदेश की कौन कहलाते हैं? तो वीरशालिंगम पोतलू कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती से संबंधित है। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। इन्होंने 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई से स्थानांतरित करके लाहौर बना दिया गया। नेक्स्ट आते हैं सह सभा आंदोलन की स्थापना 1873 में कहाँ की गई थी? तो सह सभा आंदोलन बनाया गया था अमृतसर में। सह सभा आंदोलन की स्थापना 1873 में बाबा खेम सिंह वेदी, गुरुमुख सिंह आदि के द्वारा अमृतसर में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आते हैं गाय लाइक मदर लाइक सन के पंथ के बारे में किसकी टिप्पणी को याद किया जाता है? तो गाय लाइक मदर लाइक सन जो पंथ है इनसे संबंधित हैं विवेकानंद। गाय लाइक मदर लाइक सन जैसी माँ वैसा बेटे के पंथ के बारे में स्वामी विवेकानंद की टिप्पणी को याद किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी जी अगरकर के द्वारा। किसने? जी अगरकर के द्वारा की गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में स्थित न्यू इंग्लिश स्कूल के स्थान पर 1884 में पुणे में की गई थी। इस संस्था के संस्थापक में B.K. चिपलूणकर, B.G. तिलक और M.V. नाम जोशी और गोपाल गणेश आगरकर शामिल थे। तो इसको डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1880 में की गई थी। न्यू इंग्लिश स्कूल के स्थान पर 1884 में की गई। कौन कौन थे इसमें? V.K. चिपलूणकर, B.G. तिलक, M.B. नामजोशी और गोपाल गणेश अगरकर थे। नेक्स्ट आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस वार्षिक रिपोर्ट ने बताया कि पुराने अभिजात वर्ग लोगों की तथाकथित प्राकृतिक नेताओं की पूरी अनुपस्थिति है? तो ये कहा गया था 1886 के रिपोर्ट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 की वार्षिक रिपोर्ट ने बताया कि पुराने अभिजात वर्ग लोगों की तथाकथित प्राकृतिक नेताओं की पूरी अनुपस्थिति है। यह तर्क प्रसिद्ध इतिहासकार अनिल शील ने दिया था कि पहले कांग्रेस अधिवेशन में आधे से अधिक प्रतिनिधि अर्थात 72 में से 39 वकील थे और आने वाले दशकों के दौरान प्रत्येक कांग्रेस सत्र में 1/3 से अधिक प्रतिनिधि वकील थे, जबकि पुराने कुलीन वर्ग में कांग्रेस के कार्यवाही में भाग नहीं लिया गया था क्योंकि उसे नए उदारवादी एवं राष्ट्रवादी विचारकों से खतरा महसूस हो गया था। नेक्स्ट आते हैं किन्हें सुधारक के रूप में बुलाया गया था? सुधारक के रूप में बुलाया गया है नरमपंथियों को। नरमपंथियों को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र में समाज सुधारकों की एक लंबी सूची मिलती है। इन सुधारकों में प्रमुख रूप से काशीनाथ त्र्यंबक तेलंगजी जो कि 1880 से 1893 तक रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 1837 से 1925, नारायण गणेश चंदावरकर ये 1855 से 1923 तक और दो केशव कर्वे 1858 से 1962 में अपने ढंग से सामाजिक जागृति में योगदान दिया है। नेक्स्ट आते हैं न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के लेखक कौन है? तो इनका नाम है अरविंदो घोष। तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड अरविंदो घोष से संबंधित है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड शीर्षक के लेखक अरविंदो घोष हैं। इस पुस्तक में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की है। आगे चलकर अरविंदो घोष ने 1910 में पांडुचेरी में ऑरविले आश्रम की स्थापना की थी। ऑरविले आश्रम की स्थापना की थी 1910 में। नेक्स्ट आते हैं किसने कहा अगर हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर टर करेंगे तो हम अपने श्रम से
कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर करेंगे तो हम अपने श्रम को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट आते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए बने जांच आयोग का नाम क्या था? तो इसके लिए जो जांच समिति बनाई गई थी वो थी हंटर आयोग। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कांग्रेस के बार बार आग्रह, सर्वव्यापी असंतोष को देखते हुए अक्टूबर 1919 में ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया। इस समिति में 5 अंग्रेज सदस्यों में लॉर्ड हंटर अध्यक्ष थे। जस्टिस सर जॉर्ज रैंकिंग, WF राइस, सर जॉर्ज बैरो और सर थॉमस स्मिथ के साथ साथ 3 भारतीय सदस्य चिमनलाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण भी शामिल थे। इस जांच समिति में मार्च 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट आती है स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1926 में मदन मोहन मालवीय ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर की थी। नेक्स्ट आते हैं 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राजकुमारों के प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो इनका नाम है प्रोफेसर रशबुक विलियम। 1930 में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें राजकुमारों, जो भारतीय राजकुमार थे, उनकी प्रमुख सलाहकार के रूप में थे रशबुक विलियम। अपनी बुक लेके गए थे ये रशबुक विलियम। अंग्रेजी पत्रकारों में से किसने डांडी मार्च को क्रांति के किंडरगार्टन चरण के रूप में वर्णित किया है? तो इनका नाम है मीर बेलफोर्ड्स। बेलफोर्ड्स ने कहा था कि भैया ये छोटा सा ब्लैक बोर्ड है जिस पर क्रांतिकारी के किंडरगार्टन खेला गया है, किसमें? डांडी मार्च में। तो अंग्रेजी पत्रकार हैं मिस्टर विलफोर्ड ने डांडी मार्च को क्रांति के किंडरगार्टन चरण के रूप में वर्णित किया है। डांडी मार्च ने महात्मा गांधी को विश्व पटल पर सुर्खियों में ला दिया। आगे चलकर इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस एवं गांधी ने आस्पर्शों के साथ क्या किया के लेखक कौन थे? तो कांग्रेस और गांधी ने आस्पर्शों के साथ क्या किया, इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी। कांग्रेस और गांधी जी ने आस्पर्शों के साथ क्या किया? What Congress and Gandhi have done to the untouchables शीर्षक नामक जो पुस्तक है इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि महात्मा गांधी ने बयानबाजी के अलावा अछूतों के उद्धार के लिए सन 1920 से 1932 तक कुछ नहीं किया। नेक्स्ट आता है पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन के रूप में सबसे पहले जेल जाने वाले व्यक्ति हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट आते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसको कानपुर में स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में साचेंद्रनाथ सान्याल ने की। इस गठन ने 1925 में लिबरेशनरी नामक एक पर्चा जारी किया था और इस पर्चे में रूस की भांति भारत में भी सशक्त विद्रोह का आह्वान किया गया जिससे ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका जा सके। नेक्स्ट आते हैं श्रम किसान राजपत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापित किया गया था एम शिग्रावेलु के द्वारा। एम शिग्रावेलु के द्वारा इसको स्थापित किया गया था श्रम किसान राजपत्र। श्रम किसान राजपत्र की स्थापना एम शिग्रावेलु द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब श्रम करेंगे किसान तो सिंगाड़ा लगाएंगे और वहाँ से एक अच्छे अच्छे पत्ते भी निकलेंगे राजपत्र, तो सिंगरावेलु के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। सिंगरावेलु द्वारा मद्रास में स्थापित हिंदुस्तान की लेबर मजदूर किसान पार्टी को भंग कर देने की घोषणा की गई। तब इन्होंने कहा था कि इनका मुखपत्र लेबर किसान गजट राजपत्र अब हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र होगा। नेक्स्ट आते हैं 25 अक्टूबर को किन 2 दंगों के साथ नोआखली दिवस मनाया गया था? ये जुड़ गया था, तो ये जुड़ गया था बिहार के दंगों से।
बिहार में नोआखली दिवस 25 अक्टूबर को मनाए जाने के सिलसिले में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनमें एक दूसरे ही स्वरूप देखने को मिला। यहाँ मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू किसानों का सामूहिक विद्रोह मुख्य कारण था। बिहार दंगे होने वाले नरसंहार नोआखली से कहीं अधिक विवक्ष और भयंकर था। इसमें कम से कम 7,000 लोग काल के ग्रास में चले गए थे। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय किसानों को अपने होल्डिंग के 3/20 में भाग में इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये कहा जाता है तिनकटिया पद्धति। 3/20 भाग में भारतीय किसानों को अपनी होल्डिंग के 3/20 भाग पर इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता था? इसे कहा जाता था तिनकटिया पद्धति, तिनकटिया प्रणाली। भारतीय किसानों को अपनी होल्डिंग के 3/20 भाग पर इंडिगो अर्थात नील की खेती करने के लिए मजबूर करना तिनकटिया प्रणाली थी। यह प्रथा बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने पर लागू की गई थी। गांधी जी ने 1917 में चंपारण के जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के हित संवर्धन हेतु कार्य किया था। नेक्स्ट आते हैं, किसी को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में सांप्रदायिकता एक बाद की घटना है जो हमारी आंखों के सामने उभरी है। यह किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सांप्रदायिकता एक आधुनिक घटना है। आधुनिक राष्ट्र की प्रक्रिया के प्रति सांप्रदायिक एक प्रतिबंधात्मक एवं नकारात्मक प्रक्रिया है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यह किसी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में सांप्रदायिकता बाद के दिनों में घटना है जो हमारी नज़रों के सामने बढ़ी। इसलिए स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सांप्रदायिकता प्रमुख हालांकि निराशाजनक घटनाओं में से एक है या नकारात्मक घटनाओं में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट आता है 73वां संविधान संशोधन जो कि 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। यह पंचायती राज्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत राज के विषयों को सम्मिलित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधान शामिल थे। नेक्स्ट आते हैं, मेसोपोटामिया के निचले भाग को किस प्रकार जाना जाता है? जो मेसोपोटामिया के निचले भाग हैं इन्हें जाना जाता है बेबीलोन के नाम से। मेसोपोटामिया के निचले भागों को बेबीलोन के नाम से जाना जाता है। इस भाग में सुमेरिया 3500 से 2200 ईसा पूर्व तक रही और बेबीलोनियन 2002 से 1100 ईसा पूर्व तक और असीरिया 1100 से 612 ईसा पूर्व तक और कैल्डियन सभ्यता ये रही है 625 से 539 ईसा पूर्व तक। तो कौन कौन सी जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसमें मुख्यतः सभ्यता रही है सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया और कैल्डियन सभ्यता रही है। इससे संयुक्त रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है इन सभी सभ्यताओं को मिलाकर। नेक्स्ट आती है, लेखक की क्यूनिफॉर्म प्रणाली का आविष्कार किसे माना जाता है? तो क्यूनिफॉर्म प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है सुमेरी वासी को। किनको माना जाता है? सुमेर वासी को माना जाता है। लेखन की क्यूनिफॉर्म प्रणाली का आविष्कारक सुमेरियन वासियों को माना जाता है। क्यूनिफॉर्म कीलाकार लातिनी शब्द क्यूनिस जिसका अर्थ होता है खूंटी या फॉर्मा से बना है। नेक्स्ट आता है, जिगुरात का अर्थ क्या होता है? जिगुरात का अर्थ होता है सुमेर के मंदिर। सुमेर के मंदिर क्या कहलाते हैं? जिगुरात कहलाते हैं। मतलब जहाँ पर रात में जगराता होता होगा तो सुमेर के मंदिर क्या कहलाते हैं? जिगुरात कहलाते हैं। जिगुरात का अर्थ होता है सुमेर के मंदिर। जिगुरात एक पिरामिड नुमा होता है। यह शहर के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यहाँ से नगर के प्रमुख अनुष्ठान केंद्र तथा शोभा यात्रा के लिए विस्तृत मार्ग बना होता है। नेक्स्ट आते हैं, मानव जाति के पहले ऐतिहासिक कानून दाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इनका नाम है हुम्मारावी। तो इन्होंने बोला था कि सब लोग राजी हो जाएंगे ये ऐसा कानून बनाया जाएगा, तो हम भी राजी हैं। तो हुम्मारावी से संबंधित है। हुम्मारावी से संबंधित है, हम भी राजी हैं, तुम भी राजी हो जाओ। ऐतिहासिक कानून है, पहला ऐतिहासिक कानून है हुम्मारावी। मानव समाज के ऐतिहासिक कानून दाता के रूप में हम्मुराबी को जाना जाता है। हम्मुराबी में
अपनी प्रजा के कल्याण और उत्थान के लिए अपने आदर्शों की संहिता प्रस्तुत की, जिसे हम्मुराबी की विधि संहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन के निर्माता के रूप में इतिहास में कौन प्रसिद्ध है। इनका नाम है नेबूचाडनेज़ार द्वितीय। नेबूचाडनेज़ार द्वितीय को जाना जाता है बेबीलोनिया के हैंगिंग गार्डन के जन्मदाता के रूप में। बेबीलोनिया के हैंगिंग गार्डन के निर्माता के रूप में नेबूचाडनेज़ार द्वितीय प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी पत्नी रानी एमिटिश के निवास के लिए बनवाया एक विशाल महल में हैंगिंग गार्डन का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पुराने स्कूल के घरों की दीवार पर उत्कीर्ण एक कहावत है जो टैबलेट लेखन में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा, वह सूरज की तरह चमकता जाएगा। ये कहा गया था बेबीलोन में। तो बेबीलोन सभ्यता में पुराने स्कूल के घरों की छतों पर एक कहावत उत्कीर्ण की जाती है जो टैबलेट लेखन में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा, वह सूरज की तरह चमकता जाएगा। ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं किस भाषा में मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि है। तो ये है यूनानी में, मतलब नानी बताती थी कि मेसोपोटामिया मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है दो आव, अर्थात दो नदियों के बीच की भूमि। आर्मेनिया के उत्तरी एवं कॉकेशिया के दक्षिण पहाड़ियों में से निकलने वाली दजरा अर्थात टिग्रिस और फरात यूफ्रेटिस नदी के बीच में भूभाग को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं इस्लाम का अर्थ क्या होता है। तो इस्लाम का अर्थ है भगवान को समर्पण। इस्लाम का अर्थ है भगवान को समर्पण। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ईश्वर की राह में आत्मसमर्पण, अर्थात अल्लाह की शरण में अनुसरण करना होता है। यह एक ईश्वरवादी धर्म है। नेक्स्ट आते हैं पवित्र कुरान में कितने सूरह या अध्याय हैं। तो कुरान में मुख्यतः 114 सूरह या अध्याय होते हैं। पवित्र कुरान अरबी भाषा में रचित है। इसमें 30 भाग या पारा हैं, 114 सूरह या अध्याय परिच्छेद हैं, 6666 आयतें हैं और 78,000 शब्द हैं। इस्लामी परंपरा के अनुसार रमज़ान महीने की 27वीं तारीख को कुरान स्वर्ग से उतारा गया था। नेक्स्ट आते हैं इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म तात्कालीन कहाँ हुआ था। ये अरब में इनका जन्म हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का अर्थात सऊदी अरब के कुरैश वंश में हुआ था। कुरैश कबीला वंश अपने जीवन यापन व्यापार के माध्यम से करता है। इस कबीले के लोगों ने मक्का और काबा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। नेक्स्ट आते हैं पेरिकल्स जो कि महानतम नेताओं में से एक थे। निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित थे। तो पेरिकल का संबंध किससे है। पैदल पैदल चलेगी नानी, तो यूनानी से संबंधित है। पैदल कौन चलेगी, यूनानी चलेगी। तो पेरिकल्स या पेरिक्लीज एक महान साम्राज्य निर्माता और यूनानी साम्राज्य से संबंधित है। पेरिकल्स अपनी विद्वता के लिए नहीं वरन ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। कवियों ने पेरिकल्स को ओलंपियन के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट आते हैं पेलोपोनेशियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो पेलोपोनेशियन जो युद्ध है वो लड़ा गया था एथेंस और स्पार्टा के बीच में। पेलोपोनेशियन युद्ध 431 से 404 ईसा पूर्व में एथेंस और स्पार्टा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि जब थीविया ने एथेंस के मित्र राज्य पैल्टिया पर आक्रमण कर दिया तो स्पार्टा ने थीविया का साथ दिया था। इतिहासकार थ्यूसिडाइस ने पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है किसे चिकित्सा का पिता कहा जाता है। तो चिकित्सा के पिता माने जाते हैं हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा के पिता हिप्पोक्रेटस को माना जाता है जो कि एक यूनान चिकित्सक थे। पश्चिमी चिकित्सा परंपरा की जड़ें प्रारंभिक यूनानी सभ्यता से प्रारंभ मानी जाती हैं। यूनानी दार्शनिकों ने मानव शरीर को एक प्रणाली के रूप में देखा जो कि प्रकृति के कामकाज को दर्शाता है और हिप्पोक्रेटस ने इस विश्वास को चिकित्सा के लिए लागू किया। नेक्स्ट आते हैं जूलियस सीजर ने न केवल इतिहास बनाया बल्कि लिखा भी। जूलियस सीजर ने निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो जूलियस सीजर के द्वारा गैलिक युद्ध लिखा गया है। गलियों का युद्ध
जूलियस सीजर के द्वारा लिखा गया है गैलिक युद्ध। जूलियस सीजर ने न केवल इतिहास बनाया बल्कि लिखा भी। जूलियस सीजर ने गैलिक युद्ध के प्रकाशन की तिथि तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप में लिखित इतिहास की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आते हैं रोमन का सबसे उत्कृष्ट बौद्धिक योगदान का गठन है। किसमें इन्होंने बौद्धिक योगदान में गठन किया है? तो कानून के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है। रोमनों का सबसे उत्कृष्ट बौद्धिक योगदान कानून का गठन है। जब रोम ने लिखित विधानों की आवश्यकता का अनुभव किया तो इन्होंने संसार को एक विकसित विधि संहिता प्रदान की। नेक्स्ट आती है भगवान के बिना कोई मनुष्य नहीं, मनुष्य के बिना कोई भगवान नहीं। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन सामंतवाद के द्वारा दिया गया था। भगवान के बिना कोई मनुष्य नहीं और मनुष्य के बिना कोई भगवान नहीं, यह कथन सामंतवाद से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक एवं राजनीतिक सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सामंतवाद शब्द जर्मन फ्यूज से बना है। फ्यूज। नेक्स्ट आते हैं सामंतवाद में देश को सामंती इकाइयों में विभाजित किया गया था। इन इकाइयों का नाम क्या था? तो इनका नाम था मैनर। सामंतवाद में देशों को सामंती इकाई में विभाजित किया गया था। इन इकाइयों का नाम मैनर था। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी। इनकी अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। वे विस्तृत क्षेत्र के स्वामी थे जिसमें उनके घर और खेत होते थे। इनका घर मैनर कहलाता था। इनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी, जिसको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल किसानों के लिए कार्य करना पड़ता था और साथ ही अपने खेतों पर भी काम करना पड़ता था। नेक्स्ट आते हैं सामंतवाद के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण हो जाएगा? तो धार्मिक युद्ध सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण था। सामंतवाद प्रथा के पतन के लिए मुख्य कारण धर्म युद्ध था। सामंत प्रथा की एक बड़ी कमजोरी यह थी कि सामंत बराबर आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण धन जन की काफ़ी क्षति हुई। 200 वर्ष के धर्म युद्ध में बहुत सारे सामंत मारे गए। यह युद्ध का अंत होते होते इंग्लैंड और फ्रांस के सामंतों के बीच लड़ाई हुई थी, जो लगभग 100 वर्षों तक चलती रही, जिसमें अनेक सामंत मारे गए थे। नेक्स्ट आता है चीन जनवादी गणराज्य कब बना था? तो चीन जनवादी गणराज्य बना था 1 अक्टूबर 1949 को। चीन जनवादी गणराज्य 1 अक्टूबर 1949 को बना। 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादियों ने पेकिंग में लोग गणराज्य पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा कर दी। इसके अगले ही दिन सोवियत संघ ने चीन की नई सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार सोवियत संघ चीन की नई सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। भारत गैर साम्यवादी देशों में पहला देश था जिसने चीन की नई सरकार को राजनयिक मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट आता है सुधार के सुबह का सितारा मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशंस के लिए बुलाया जाता है। ये किसके लिए बुलाते हैं? जॉन बाइक्लिफ को बुलाया जाता है। सुधार की सुबह का सितारा मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के रूप में जॉन बाइक्लिफ को बुलाया जाता है। इनका जन्म 1328 में इंग्लैंड के यॉर्कशायर में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं प्रसिद्ध 95 थीसिस किसने लिखी है? तो इसको लिखा गया है मार्टिन लूथर के द्वारा। किसने लिखा है? मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया है। मार्टिन लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 को 95 थीसिस को लिखा था। इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत हो गई और कैथोलिक चर्च भोग की बिक्री पर हमला किया गया। भोग की बिक्री से तात्पर्य है पापों के सुधार या शोधन के लिए की जाने वाली जो सजा को कम करने का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट आता है 1534 में स्थापित होने के साथ सोसाइटी ऑफ जीसस में कितने सदस्य थे? तो इसमें 6 सदस्य थे। 1534 में जो स्थापित किया गया सोसाइटी ऑफ जीसस, इसके सदस्य थे 6। 1534 में स्थापित होने वाली सोसाइटी ऑफ जीसस में 6 सदस्य थे। इग्नाटियस लियोला ने 1534 में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी। पॉप पाल तृतीय ने 1540 में इसे मंजूरी दी थी।
नेक्स्ट आते हैं स्विट्ज़रलैंड में विरोध प्रदर्शन के नेता कौन थे, तो इनका नाम है हुल्डेच जिंगली। हुल्डेच जिंगली स्विट्ज़रलैंड में विरोध प्रदर्शन के नेता थे। स्विट्ज़रलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ जूरिच नगर में हुल्डेच जिंगली ने किया था। इन्होंने 1525 में कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर रिफॉर्म्ड चर्च की स्थापना की थी। नेक्स्ट आते हैं जॉन नॉक्स ने एक प्रकार का प्रोटेस्टेंटिज्म पेश किया था जिसे डेस प्रोस्वेटेरिज्म के नाम से पेश किया गया था। क्या कहा गया इसको? प्रेस्वेटेरिज्म कहा गया और ये स्कॉटलैंड में पारित किया गया था। कॉल्विनवाद से प्रभावित जॉन नॉल्स ने इस प्रकार प्रोटेस्टेंटिज्म पेश किया जिसे स्कॉटलैंड में प्रोस्वेटेरिज्म के नाम से जाना गया। कैल्विन ने पूर्ण लोगों को आधुनिक या अत्यधिक महत्व दिया था जिस कारण से इस संप्रदाय का नाम ही प्रेस्बिटेरियन पड़ गया। नेक्स्ट आते हैं पुनर्जागरण। यह रिनेशा के रूप में जाना जाने वाले एक महान आंदोलन यूरोप में कब हुआ था, तो ये हुआ था 1453 में। पुनर्जागरण के रूप में जाने जाने वाला एक महान आंदोलन यूरोप में 1453 में शुरू हुआ था। 1453 ईसावी से पूर्व रोमन जो कि बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनिया पर तुर्की के अधिकार की घटना के परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं पुनर्जागरण लैटिन मूल का एक फ्रांसीसी शब्द है जिससे री का मतलब और रेनेशा का मतलब डैश होता है। री का मतलब होता है फिर से और रेनेशा का मतलब होता है जन्म। पुनर्जागरण को आंग्ल भाषा में रेनेसा कहा जाता है। मूलतः रेनेशा एक फ्रेंच शब्द है या लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है फिर से जागना, अर्थात री का अर्थ होता है फिर और रेनेशा का अर्थ होता है जन्म या जागना, जिसका तात्पर्य है किसी सोए हुए व्यक्ति का निद्रा से जागना नहीं बल्कि समस्त मानवता का जागृत होना है। नेक्स्ट आता है गुटेनबर्ग ने 1455 में यूरोप में कहाँ चलने योग्य प्रकार के साथ प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, तो ये की गई थी मेज में। गुटेनबर्ग ने 1455 में यूरोप में मेज में चलने योग्य प्रकारों के साथ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपनी प्रिंटिंग प्रेस बना ली जिससे जो पहली पुस्तक छपी थी वही थी बाइबल। नेक्स्ट आते हैं प्रसिद्ध कवि दांते ने अपने लेखन के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया था, तो इन्होंने इतालवी भाषा का प्रयोग किया था। प्रसिद्ध कवि दांते ने अपने लेखन में इतालवी भाषा का प्रयोग किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट आती है प्रेम गीत लौरा किसने लिखा है, तो प्रेम गीत जो लौरा है उसको लिखा है पेट्रार्क के द्वारा। प्रेम गीत लौरा इतालवी कवि पेट्रार्क ने लिखी है। इतालवी कवि पेट्रार्क पुनर्जागरण आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं। पेट्रार्क का सबसे प्रसिद्ध काम आज उनका कैंजोनियन है जो स्थानीय भाषा में लिखी गई प्रेम कथाओं का संग्रह है जो लौरा नामक एक अज्ञात या अप्राप्त महिला के इर्द गिर्द घूमता है। पेट्रार्क को पुनर्जागरण कालीन मानवतावादी कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आती है किस पुस्तक ने राजनीति के मार्गदर्शक का सिद्धांत दिया है, तो राजनीति के मार्गदर्शक का सिद्धांत दिया गया है द प्रिंस के द्वारा। द प्रिंस पुस्तक में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं। द प्रिंस मैकियावेली द्वारा रचित एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसमें सत्ता हासिल करने, राज्य बनाने और उन्हें बनाए रखने के तरीके पर संक्षिप्त प्रकाश डालता है। मैकियावेली का मानना है कि राजनीति का अपने नियम होते हैं तथा वे उसी नियम से संचालित होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अंग्रेजी कवि के पिता के रूप में जाने जाते हैं। इनका नाम है चौसर। अंग्रेजी कविता के पिता के रूप में जेफी चौसर को माना जाता है। जेफी चौसर एक अंग्रेजी कवि, लेखक एवं सिविल सेवक थे। इन्होंने द कैटरबरी टेल्स नामक पुस्तक लिखी है। यह पहले लेखक थे जिन्हें वेस्टमिंस्टर अवे में दफनाया गया है। चौसर ने एक दार्शनिक एवं खगोल शास्त्री के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन्होंने एस्ट्रोलैब पर वैज्ञानिक आर्टिटी की स्थापना या रचना की है। आर्टिटीज की रचना की है, वैज्ञानिक के ऊपर लिखी गई है, एस्ट्रोलैब है ये। नेक्स्ट आता है किसने पाया है कि मानव शरीर का काम
रक्त के संचालन पर निर्भर करता है, तो ये विलियम हार्वे के द्वारा माना गया है। विलियम हार्वे ने पाया कि मानव शरीर का काम रक्त के संचालन पर निर्भर करता है। विलियम हार्वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शरीर में रक्त परिसंचरण का सही ढंग से वर्णन किया है। इन्होंने दिखाया कि धमनियाँ, नसें एक पूर्ण सर्किट बनाती हैं जो हृदय से शुरू होता है और वापस हृदय तक जाती हैं। नेक्स्ट आती हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ही वॉज मिस्टर ऑफ ऑल। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह है माइकल एंजेलो से संबंधित है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड की ही वॉज मास्टर ऑफ ऑल कथन माइकल एंजेलो से संबंधित है। माइकल एंजेलो एक इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और पुनर्जागरण युग के कवि थे जो कि फ्लोरेंस गणराज्य में पैदा हुए। इन्होंने पश्चिमी कला के विकास पर एक अद्वितीय प्रभाव डाला है। इनका जीवन काल 1475 से 1534 तक माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं संगीत के दो स्कूल, बेवेरियन और सैक्सन है। तो ये जर्मनी में स्कूल के दो प्रकार होते हैं संगीत के, एक होता है बेवेरियन और दूसरा होता है सैक्सन। संगीत के दो प्रमुख स्कूल बेवेरियन और सैक्सन जर्मनी में स्थित हैं। संगीत के ये दो जर्मनी स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हैं। संगीत की सभी विधाओं की शिक्षा इन स्कूलों में दी जाती है। मानव जीवन के शुरुआत से ही संगीत को मनोरंजन का साधन के रूप में स्वीकार किया गया है और वर्तमान समय में संगीत की नई विधाओं का विकास हो चुका है। नेक्स्ट आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी या फ्री एंटरप्राइजेस इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पूंजीवाद से। फ्री मार्केट इकोनॉमी और फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी का अर्थ होता है पूंजीवाद। 18वीं से 19वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो अर्थव्यवस्था के स्तर पर पूंजीवाद का उदय है, इसका समाजवादी रूप धारण करना रहता है। पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार को हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाता है और मांग और आपूर्ति से स्वयं समायोजित होती रहती हैं। नेक्स्ट आती है वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं कार्ल एडम स्मिथ। तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं। इन्होंने 1776 में प्रकाशित इस पुस्तक में इस बात का गहराई से अध्ययन किया है कि किसी राष्ट्र में संपन्नता, समृद्धि किस तरह से आती है। इसे अर्थव्यवस्था का एक बुनियादी कृति मानी जाती है। नेक्स्ट आती हैं 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आर्थिक मामलों के सरकारी नियम, विशेष रूप से व्यापार उद्योग में को किस प्रकार संदर्भित किया गया है? तो इनको वाणिज्यवाद के अंतर्गत रखा गया है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आर्थिक मामलों के सरकारी नियम विशेष रूप से व्यापार उद्योगों में वाणिज्यवाद के रूप में परिभाषित किया गया है। वाणिज्यवाद यूरोप में प्रचलित एक आर्थिक सिद्धांत या व्यवहार का नाम है जिसके अंतर्गत राज्य की शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्र की अर्थव्यवस्थाओं पर सरकार द्वारा नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट आता है कैमरलिज्म, व्यापारियों का एक प्रकार है जो देश में प्रचलित है, तो ये जर्मनी में पाया जाता है। कैमरलिज्म 18वीं से 19वीं सदी में शुरू किया गया एक सार्वजनिक प्रशासन का एक जर्मन विज्ञान है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य के लाभों के लिए एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का मजबूत प्रबंधन करना है। इसकी संकीर्ण परिभाषा के अनुसार कैमरलिज्म व्यापारियों जो व्यापकता है उसका एक प्रकार है, राज्य के वित्त के प्रबंध से संबंधित है। 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान कैमरलिज्म विचारधारा उत्तरी यूरोपीय राज्यों में प्रभावशाली था। नेक्स्ट आते हैं लकड़ी की बनी कताई ज़ैनी का आविष्कार 1767 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। लकड़ी की बनी हुई कताई की ज़ैनी का आविष्कार 1767 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा किया गया था। एक समय में अधिक धागा काटने में सक्षम होने के लिए जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इन्हें अपने आविष्कार का विचार तब आया था जब एक घूमते हुए फ्रेम को खटखटाया गया और पहिए और धुरी घूमते रहे।
विश्व स्तर पर इस आविष्कार का प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहा। नेक्स्ट आता है दो स्कॉटिश इंजीनियर मैकडम और टेलफोर्ड ने डैश का विज्ञान विकसित किया है। तो इनके द्वारा सड़क निर्माण का विज्ञान विकसित किया गया है। दो स्कॉटिश इंजीनियरों मैकडम और टेलफोर्ड ने सड़क निर्माण का विज्ञान विकसित किया है। मैकडम ने मिश्रित कण आकार एवं पूर्व निर्धारित संरचना के नियंत्रित सामग्री का उपयोग करके चिकनी कठोर सतह वाली सड़कों के निर्माण के लिए मैग्नेटाइजेशन नामक नई प्रक्रिया का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आते हैं जेम्स वाट को जाना जाता है। जो जेम्स वाट हैं इनको भाप इंजन के लिए जाना जाता है। जेम्स वाट को भाप इंजन के आविष्कारक के लिए जाना जाता है। जेम्स वाट स्कॉटिश आविष्कारक, यांत्रिकी अभियंता और रसायनज्ञ हैं जिन्होंने 1776 में अपने भाप इंजन के साथ थॉमस यूकॉन की 1712 में विकसित न्यूकॉमन वाष्प इंजन में सुधार करके किया, जो इनके देश ग्रेट ब्रिटेन और शेष विश्व दोनों में औद्योगिक क्रांति द्वारा लाए गए परिवर्तनों के लिए मौलिक था। नेक्स्ट आता है 1794 में कपास, जिनका आविष्कार एली व्हिटली ने किया था, जो डैश के थे, वो कहाँ के थे, अमेरिका से थे। 1794 में कपास, जिनका आविष्कार एली व्हिटली ने किया था, जो कि अमेरिका के निवासी थे। कॉटन, जिनका आविष्कार औद्योगिक क्रांति के प्रसिद्ध आविष्कारों में से एक था, जिसने एंटीवेलम दक्षिण के अर्थव्यवस्था को आकार दिया। एली व्हिटली का जीवन काल 1765 से 1825 तक रहा है। व्हिटली के इस आविष्कार ने अर्थव्यवस्था में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव छोड़ा था। ताइपिंग विद्रोह किस दौरान हुआ था? जो ताइपिंग विद्रोह हुआ था ये 1850 से 1864 तक हुआ था। ताइपिंग विद्रोह एक विशाल गृह युद्ध था जो कि चीन में मांचू किंग राजवंश और हान के नेतृत्व वाले ताइपिंग हेवनली साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस विद्रोह में 1850 से 1864 तक चला। विश्व इतिहास में सबसे खूनी गृह युद्ध लड़ने के बाद स्थापित किंग सरकार ने निर्णायक रूप से जीत हासिल की थी। नेक्स्ट आते हैं वियतनाम को अनाम के रूप में जाना जाता है। तो वियतनाम को चीनियों के लिए अनाम के रूप में जाना जाता है। वियतनाम को अनाम के रूप में जाना जाता है चीनी भाषा परिवार के संदर्भ में। चीन वियतनाम में एक नाम याटुंगो मिलता है जिसका अर्थ होता है शांत दक्षिण, जो कि चीनी अनाम से लिया गया है। 1884 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर फ्रांस ने कब्जा किया था। राष्ट्रवादी लेखकों ने 1920 के दशक तक वियतनाम शब्द अपनाया, जो इसका लोकप्रिय नाम बन गया। नेक्स्ट आते हैं 1900 में चीन ने अपने इतिहास में सबसे बुरे विद्रोह में से एक को देखा जिसे कहा है बक्सर युद्ध। 19 के दशक में चीन ने अपने इतिहास के सबसे बुरे विद्रोहों में से एक को देखा जिसे बक्सर युद्ध कहा जाता है। 1900 में बक्सर विद्रोह सोसाइटी ऑफ द राइटियस एंड होमोनियस फिल्टर नामक एक चीनी गुप्त संगठन ने उत्तरी चीन में प्राचीन एवं जापानी प्रभाव के प्रसार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे पश्चिमी लोग बॉक्सर विद्रोह कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं माओ के ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च। 1934 से 1935 में 10 मील की दूरी तय की थी, तो इसमें 6000 मील की दूरी तय की थी। माओ का लॉन्ग मार्च 16 अक्टूबर 1934 में शुरू होकर 20 अक्टूबर 1935 तक चलने वाले चीन की साम्यवादी सेना का एक कूच था, जब इनकी फौज विरोधी गुओमिडांग दल की सेना से बचने के लिए 370 दिनों के लगभग 6000 मील का सफ़र तय किया। वास्तव में यह एक कूच नहीं बल्कि कई कूचों की एक श्रृंखला थी, जिसमें से अक्टूबर 1934 को शुरू हुआ कूच सबसे प्रसिद्ध था। चीन की
डेस्टिनी नामक पुस्तक को किसने प्रकाशित किया था? तो ये किया गया था चांग काई शेक के द्वारा। चीन की डेस्टिनी नामक पुस्तक को चांग काई शेक ने प्रकाशित किया था। चांग काई शेक चीन के राजनेता एवं सैनिक नेता थे, जिन्होंने 1927 से 1975 तक चीनी गणराज्य का नेतृत्व किया। यह चीन की राष्ट्रवादी पार्टी कियोमितांग के प्रभावी नेता तथा सैन्यात सेन के घनिष्ठ मित्र थे। बाद में वे साम्यवादियों के कट्टर शत्रु बन गए थे। नेक्स्ट आता है खान अधिनियम। डैश 12 वर्षों से कम आयु की महिलाओं और बच्चों को खानों में काम करने से प्रतिबंध करता है। ये कब आया था? ये आया था 1842 में। खान कोलियारी अधिनियम 1842, जिसे आमतौर पर खान अधिनियम 1842 के रूप में जाना जाता है, यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम ने महिलाओं और बच्चों को खानों में काम करने से मना किया और भूमिगत खानों में काम में नियोजित लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट आते हैं कारक कानून और लोकतांत्रिक शिक्षा की वकालत करने में अग्रणी एवं नर्सरी स्कूल या किंडरगार्टन के प्रवर्तक कौन है? तो इनका नाम है रॉबर्ट ओवेन। कारक कानून एवं लोकतांत्रिक शिक्षा की वकालत करने में अग्रणी एवं नर्सरी स्कूल या किंडरगार्टन के प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन थे। रॉबर्ट ओवेन को 19वीं सदी में इटोपिया और श्रमिक संघ दोनों की स्थापना के प्रयास के लिए जाना जाता है। इन्होंने समाजवादी आदर्शों पर केंद्रीय अनेक समुदायों की स्थापना की है। रॉबर्ट ओवेन 18वीं सदी के ब्रिटिश सुधारक थे। नेक्स्ट आते हैं औपनिवेशवाद। कम सभ्य एशियाई एवं अफ्रीकी नागरिकों को सभ्य बनाने के लिए वाइट मैन का बोझ के रूप में है एक कथन है, जिससे दिया गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा दिया गया है। अधिनिवेशवाद कम सभ्य एशियाई और अफ्रीकी नागरिकों को सभ्य बनाने के लिए वाइट मैन का बोझ नामक कथन रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा दिया गया है। रुडयार्ड किपलिंग दिवंगत विक्टोरियन कवि एवं कहानीकारों में सबसे प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन उनके राजनीतिक विचार उम्र बढ़ने के साथ और अधिक विषाक्त होते चले गए। नेक्स्ट आते हैं किसने कहा है मैं वाणिज्य और ईसाई धर्म के लिए एक खुला रास्ता बनाने के लिए अफ्रीका वापस जा रहा हूँ। ये कहा था डेविड लिविंगस्टोन के द्वारा। डेविड लिविंगस्टोन ने कहा था कि मैं वाणिज्य और ईसाई धर्म के लिए एक खुला रास्ता बनाने के लिए अफ्रीका वापस जा रहा हूँ। रॉबर्ट मोफेट के एक भाषण ने इन्हें आश्वस्त किया था। अफ्रीका वह जगत है जहां इन्हें सेवा करनी चाहिए। लंदन में अपने अभिषेक के बाद वह केपटाउन के लिए रवाना हुए और मार्च 1841 में वह केपटाउन पहुंच गए। नस्लीय अलगाव डैश का महत्वपूर्ण प्रभाव था, तो ये था औपनिवेशिकवाद का। नस्लीय अलगाव औपनिवेशवाद का महत्वपूर्ण प्रभाव था। औपनिवेशिकवाद प्राचीन काल में अस्तित्व में आया। आधुनिक काल में यह अवधारणा सबसे अधिक दृढ़ता से यूरोपीय औपनिवेशवाद से जुड़ गई, जो 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, 19वीं शताब्दी के अंत तक फैली और औपनिवेशिकवाद ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और अन्य द्वीपों के देशों को अपने आक्रोश में ले लिया। नेक्स्ट आते हैं यादवों की संधि देश के अंत में हुई थी। तो यादवों की संधि पहले एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद हुई थी। एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद हुई थी यादवों की संधि। यादवों की संधि वह शांति संधि थी जिससे प्रथम बर्मी या आंग्ल बर्मी युद्ध को समाप्त किया था। 5 मार्च 1824 को औपचारिक रूप से युद्ध समाप्त होने के लगभग 2 साल बाद 24 फरवरी 1826 को यादवों की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि में ब्रिटिश पक्ष से जनरल आर्चिबोल्ड कैपवेल और बर्मी पक्ष से मिन हलाक्वाब हत्तिन ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट आते हैं
कनगवा की संधि कब हुई थी? जो कनगवा की संधि है ये 31 मार्च 1854 को हुई थी। कनगवा की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सरकार के बीच में 31 मार्च 1854 को हुई थी। इसे जापान के उद्घाटन के रूप में जाना जाता है। इस संधि के तहत दोनों देश सीमित व्यापार में सम्मिलित हो गए थे और जापानी जहाज में जो जापानी जल के जहाज थे बर्बाद हुए थे, उन्हें अमेरिकी नाविकों की सुरक्षित वापसी कर समेत वापस कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने नारा उठाया एक समृद्ध देश और एक मजबूत सेना? ये जापान का नारा था। एक समृद्ध देश और एक मजबूत सेना का नारा जापान ने दिया था। यह नारा मेइजी अर्थात मेइजी युग के आदर्शों को सारांशित करता है। जापान में प्रचलित शब्द फोकू क्यूहेई शब्द का अर्थ है देश को समृद्ध बनाना, सेना को मजबूत करना या समृद्ध देश मजबूत सेना। इस सिद्धांत को बनाए रखने के कारण ही जापान का आधुनिकीकरण या परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट आता है 1867 में शाही सिंहासन पर चढ़कर 14 वर्ष की आयु में मेइजी का खिताब किसने लिया था? तो ये खिताब लिया गया था मुत्सुहितो के द्वारा लिया गया था। 1867 में शाही सिंहासन पर चढ़कर 14 वर्ष की आयु में मेइजी का खिताब मत्सुहितो ने लिया था। सम्राट मत्सुहितो ने मेइजी काल की शुरुआत उस समय की जब ज्ञानोदय का समय था। इन्होंने पुराने सेगुनेट सैन्य शासन एवं सुमराई को शाही शासन में बदल दिया। मुत्सुहितो ने जापान को पश्चिमी दुनिया के लिए खोल दिया और देश को आधुनिक बनाने के लिए नीति लागू की। नेक्स्ट आता है, जापान ने ग्रेगोरियन कैलेंडर कब अपनाया था? तो इनके द्वारा 1 जनवरी 1873 को अपनाया गया। पश्चिमी दुनिया से बराबरी करने के उद्देश्य से जापान ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1 जनवरी 1873 को अपनाया। जापान ने 1872 में आधिकारिक तौर पर अपने पारंपरिक चंद्र सौर कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर से बदलने का निर्णय लिया। इसलिए 31 दिसंबर 1872 के अगले दिन मेइजी 5 के 12वें महीने का दूसरा दिन के रूप में माना गया, जो 1 जनवरी 1873 बन गया। नेक्स्ट आते हैं, सम्राट मेइजी ने नया संविधान किस वर्ष जारी किया था? तो इसको जारी किया गया था 1889 में। सम्राट मेइजी ने नया संविधान 1889 में जारी किया। 1889 में घोषित एवं 1890 में अधिनियमित मेइजी संविधान ने मिश्रित संवैधानिक एवं पूर्ण राजतंत्र की स्थापना की, जिससे सम्राट को राज्य का प्रमुख और प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख बना दिया गया। लोकतांत्रिक एवं सत्तावादी प्रवृत्तियों के बीच तनाव पैदा किया गया। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।